हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर। जैसा कि आपको पता है नाइपर 2026 का एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक का कंप्लीट हम यहाँ पे नाइपर 360 सीरीज के अंतर्गत उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराते हैं और ये एमसीक्यू पूरे पीवाईक्यूज बेस होते हैं। और इस एमसीक्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो एक आइडिया लगता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक से किस किस ढंग के किस किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं और आपको आसानी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उसी कड़ी में आज नाइपर 360 सीरीज के अंतर्गत मैं आपको कराने वाला हूं हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी के क्वेश्चन। जी हाँ, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी के अंतर्गत कंप्लीट सिलेबस का ये क्वेश्चन होने वाला है पार्ट नंबर 1। इसके बाद इसका कंप्लीट सिलेबस का पार्ट नंबर 2 भी देखिएगा, आइडिया लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कि नाइपर जेई 2022 में पूछा जा चुका है, क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू आईपी, कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होगा? कोल्ड स्टोरेज का मतलब एकदम ठंडे की बात हो रही है। तो सर 0 से 2 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 8 से 15 या 16 से 24। 8 से 15 तो आपका कूल टेम्परेचर में आता है और अगर कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो 2 से 8 आएगा। फिर अगर मैं बात करता हूं भाई रूम टेम्परेचर की, तो भैया 20 से 25 आपका डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। वार्म की बात करते हैं तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस और एक्सेसिव हीट की बात करेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस से मोर। तो यहाँ पे कोल्ड पूछा था तो कोल्ड के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन लगा सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर के लिए। देख सकते हो यहाँ पे कोल्ड की बात करेंगे तो भैया 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से 8 डिग्री सेल्सियस कूल टेम्परेचर, यानी 8 से 25 डिग्री सेल्सियस या 8 से 15 भी हो सकता है। वार्म टेम्परेचर बोले तो 30 से 40 और एक्सेसिव हीट की बात कर ले 40 से ज्यादा। फ्रीजर टेम्परेचर की बात करूंगा तो -25 से -10। रूम टेम्परेचर वर्किंग एरिया मतलब 20 से 25 डिग्री बोल सकते हो। और ड्राई प्लेस मतलब जहां पे एवरेज ह्यूमिडिटी जो होगी वो 40% से ज्यादा नहीं होगी। ये ध्यान रख लेना, ये पैरामीटर से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का बनने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 100 बेड हॉस्पिटल? जी हाँ, 50 बेड 100 बेड इन सभी हॉस्पिटल के अंदर कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, क्वेश्चन बनता है। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूँ अप टू 50 बेड, 50 बेड के हॉस्पिटल में 3 फार्मासिस्ट चाहिए होंगे। 100 बेड की बात करते हैं तो 5, 200 बेड की बात करेंगे तो 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड की बात करेंगे तो 10 फार्मासिस्ट और 500 बेड की बात करेंगे तो 15 फार्मासिस्ट। अब यहाँ पे 100 बेड पूछा है, 100 के लिए 5 फार्मासिस्ट चाहिए, 5 ऑप्शन में है, लगा दो, है ना। 10 फार्मासिस्ट तो 300 बेड के लिए चाहिए होता है ना, ये भी याद रख लेना। तो भाई अगर मैं 5 ऑप्शन को लगाऊं तो सही हो जाएगा और आप भी इसको लगा लीजिए क्योंकि 5 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे अप टू दी 100 बेड हॉस्पिटल। यहाँ पे देख सकते हो 50 बेड हॉस्पिटल में के लिए आपका अप टू 50 बेड के लिए 3, अप टू 100 बेड हॉस्पिटल के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड तक के हॉस्पिटल के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड तक के हॉस्पिटल के लिए 10 फार्मासिस्ट, 500 बेड तक के हॉस्पिटल के लिए लगभग 15 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? Which committee among the following was referred for the study of hospital manufacturing based on feasibility financial implication? जी हाँ, इनमें से कौन सी कमिटी थी जिन्होंने रिफर्ड किया फॉर द स्टडी ऑफ हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑन feasibility एंड फाइनेंशियल implication? दैट इज मुडलियर कमेटी या फिर मैसूर कमेटी, हाथी कमेटी या चोपड़ा कमेटी? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा जो हाथी, जयसुख लाल हाथी जी के चेयरमैनशिप के अंतर्गत ये जो कमेटी थी 1975 में ये अपॉइंटेड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि ड्रग की इंडस्ट्री और ड्रग पॉलिसी को एग्जामिन करने का काम करा। और ये कमेटी ने सारी की सारी स्टडी की फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल क्या इंप्लीकेशंस होता है किसी भी दवा का मैन्युफैक्चरिंग करना, हॉस्पिटल के अंतर्गत छोटी मोटी जो कंपाउंड करना, उसके लिए क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया? हॉस्पिटल फार्मेसी ये एस्टेब्लिश होनी चाहिए, जो छोटे मोटे यूनिट्स होते हैं जैसे आईवी फ्लूइड है उसको मैन्युफैक्चर कर सके, उसको कंपाउंड कर सके ताकि एडिक्वेट सप्लाई हो सके और मीजर्ड अमाउंट में ड्रग पेशेंट को मिल सके। इसके लिए हाथी कमेटी ने सुझाव दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ रिटेल ड्रग स्टोर इज अप्रोक्सीमेटली? जी हाँ, रिटेल ड्रग स्टोर मतलब अगर मैं बात करता हूं फुटकर दवा की दुकान खोलनी है, फुटकर दवा की दुकान खोलनी है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली जो एरिया होगा वो कितना होगा? 100 स्क्वायर फीट,
300 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट। तो मिनिमम एरिया फॉर, अगर मैं बात करता हूं किसके लिए भैया, रिटेल ड्रग स्टोर खोलना है तो 150 स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट की बात हो रही है, तो स्क्वायर फीट में आपका 150 वर्ग फुट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 कोई भी फुटकर दवा की दुकान होगी तो 150 स्क्वायर फुट मिनिमम एरिया रहेगा, ताकि प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर उसकी सेफ डिस्पेंसिंग और प्रॉपर मेडिसिन की क्वालिटी इंश्योर की जा सके। यही एरिया यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया है, टू इंक्रीज इन फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट्स फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी पर बेड फॉर 100 बेड। जी हाँ, वही 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल फार्मेसी का कितना स्पेस होना चाहिए। अगर 100 बेड का अस्पताल है, अब 100 बेड का अस्पताल होगा तो हॉस्पिटल फार्मेसी का स्पेस भी तो ज्यादा होना चाहिए, 5 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 6 या 12। तो यहाँ पे लिख लेना भैया 10 स्क्वायर मीटर, ये आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का एरिया होगा। कितने के भैया, जो 100 बेड तक के हॉस्पिटल है उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी का एरिया 10 स्क्वायर मीटर बोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हो, देख सकते हो कितना होगा भैया, 10 स्क्वायर मीटर 100 बेड के लिए होगा, 6 मीटर पर स्क्वायर मीटर पर बेड फॉर 200, 5 स्क्वायर मीटर फॉर मोर देन 200, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। बाकी कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग एरिया 50 बेड वाले में 205 स्क्वायर फीट होगा, और कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग एरिया 100 बेड वाले में 320 स्क्वायर फीट, 200 बेड वाले में 495 स्क्वायर फीट। याद रख लेना, अलग अलग जो स्क्वायर फीट एरिया होगा, चाहे वो पेंट्रोल सोल्यूशन के लिए होगा, चाहे स्टोर रूम के लिए होगा, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हाँ, नाइपर जेई एग्जाम का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सिंपली जीडीसी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपका बैचेस का सेक्शन दिखेगा, उस बैचेस के सेक्शन में एक प्लस का बटन होगा, उसमें स्मॉल लेटर में नाइपर 26 ऐसा ही कुछ इंटरफेस होगा, तो डाल दीजिएगा। इसकी टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट में मॉडल पेपर वगैरह दे करके अपनी इफिशियंसी को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग does not come under the classification of hospital based on the system of medicine। जी हाँ, इनमें से कौन सा नहीं आता किसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से देखिए सॉरी, एक एलोपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, यानी एलोपैथी बोले तो अंग्रेजी दवा का यहाँ पे से उपचार होगा। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मतलब आयुर्वेद पद्धति से इलाज होता है। यूनानी हॉस्पिटल यूनानी चिकित्सा। लेकिन जो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल है, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है, वो बेस्ड ऑन केयर के बेसिस पे क्लासिफाई है, न कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे। तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी ये आपके सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से है, कोई आपका केयर के बेसिस पे नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो केयर के हिसाब से प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर। फिर टीचिंग एफिलिएशन के हिसाब से टीचिंग हॉस्पिटल, नॉन टीचिंग हॉस्पिटल। सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिस पे आपका एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और होम्योपैथिक या यूनानी हॉस्पिटल, ये ध्यान रख लेना, है ना। और देखो साइजेस के हिसाब से भी आपका स्मॉल हॉस्पिटल अप टू 100 बेड, मीडियम हॉस्पिटल आपका 100 बेड से ज्यादा होगा और 300 बेड से लेस होगा। लार्ज हॉस्पिटल की बात करते हैं मोर देन 300 बेड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, which one of the following is not a type of floor stock system in hospital pharmacy। इनमें से कौन सा फ्लोर स्टॉक सिस्टम का टाइप नहीं है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत। देखो फ्लोर स्टॉक में चार्ज फ्लोर स्टॉक आता है, अनचार्ज फ्लोर स्टॉक आता है, लेकिन एक्सेस फ्लोर स्टॉक नहीं आता। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉट अ टाइप। देखो ये एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम टाइप नहीं है, जबकि चार्ज फ्लोर और अनचार्ज या नॉन चार्ज बोल सकते हो, ये रहना चाहिए, ये रहेगा, ठीक है। हाँ, एक्सेस फ्लोर स्टॉक ये टाइप नहीं बोला गया है, नॉट अ टाइप में बोला गया है। यानी ड्रग जो कि दिया जाता है पेशेंट को फ्रॉम दी नर्सिंग स्टेशन और फार्मेसी सप्लाईज, ये आपके ड्रग स्टोर से वही फ्लोर स्टॉक होगा। और फ्लोर स्टॉक आपका चार्ज फ्लोर और अनचार्ज के अंतर्गत आ जाएगा, इसको भी याद रख लेना। हाँ, मिड लार्स स्टैंड फॉर, मिड लार्स क्या होता है, मिड लार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम, या मेडिकल लाइब्रेरी आर्चीव एंड रिसर्च सिस्टम, या मेडिकल डेटा लिटरेचर एंड रिव्यू सिस्टम, मेडिकल लर्निंग एंड रिट्राइवल सोर्स। देखिए मिड लार्स की बात करते हैं, जो मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड डेटा रिट्रीवल सिस्टम। जी हाँ, जितने भी आपके डेटा वगैरह हैं उनको रिट्रीव करने का सिस्टम और सारे के सारे डेटा को स्टोर करना, एनालिसिस करना
मेडलार्स होता है। एनएलएम की बात करते हैं, नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन लाइब्रेरी हो जाएगा, ठीक है। पीएनआई फार्मास्यूटिकल न्यूज इंडेक्स, आईपीए इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट, बायोसिस बायोसाइंसेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मिडलाइन से क्वेश्चन बना है यानी मेडलार्स ऑनलाइन, एम्बेस एक्सर्प्टा मेडिका डेटाबेस, ईवीएम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, आईडीआई इन डेप्थ इंटरव्यूज, ये याद रख लेना, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। As per the Drug and Cosmetic Act, Schedule M, the minimum floor area required for hospital pharmacy. जी हाँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए? 100 स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, अच्छा फिट बोला गया, स्क्वायर फिट, 100, 150, 200, 250। तो भैया हमने पहले ही बता दिया था 250 स्क्वायर फिट कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग स्पेस होगा किसके लिए भाई? अगर मैं बात करता हूं आपके फ्लोर स्पेस, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 250 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड है हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए। कितना? 250 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ड्रग बास्केट डिस्पेंसिंग ऑफ मेथड इज अडॉप्टेड इन द ड्रग बास्केट डिस्पेंसिंग मेथड, ये अडॉप्ट किया जाता है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक में, चार्ज फ्लोर स्टॉक में, एम्बुलेटरी ड्रग या कंट्रोल ड्रग। तो भैया ड्रग बास्केट डिस्पेंसिंग ये फॉलो किया जाता है मेनली जो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होते हैं। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में ड्रग बास्केट वाला डिस्पेंसिंग होता है, ठीक है, देख सकते हो। इन पेशेंट की अगर मैं बात करता हूँ, चार्ज में एनवेलप मेथड आता है, नॉन चार्ज में ड्रग बास्केट मेथड आ जाएगा और मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट भी आ जाएगा। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर को आइडेंटिफाई करना है, ऐसा कौन सा सूचर है जो नॉन एब्जॉर्बेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है, एब्जॉर्बेबल नहीं होगा। उसमें आपका क्या है? कैटेगट सूचर है, क्रोनिक कैटेगट में आएगा, या सिल्क सूचर होगा, या पॉली डाई ऑक्जेनोन सूचर आएगा। तो सर नॉन एब्जॉर्बेबल की बात करेंगे जो आपके सिल्क सूचर, ये नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके नॉन एब्जॉर्बेबल हो जाएंगे, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स हो जाते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। सिल्क सूचर देखो नॉन एब्जॉर्बेबल होंगे, कॉटन, नायलॉन, सिंथेटिक, पॉलिस्टर, ये सब आ जाएगा। एब्जॉर्बेबल में सर्जिकल कैटेगट, कंगारू टेंडॉन, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल पॉलीमर या पॉलीडाक्सोनोन सूचर, ये सब आ जाएगा। अगला, द बैंडेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फैब्रिक्स विथ कॉटन रैप वार्प एंड वूल वेफ्ट। जी हाँ, ऐसा बैंडेज जो कि कहां से? कॉटन वार्प और वूल वेफ्ट के फैब्रिक से बनाया जाता है, दैट इज डोमेट बैंडेज या स्ट्रेच बैंडेज या कैम्ब्रिक या फिर कॉटन स्ट्रेच बैंडेज। नहीं सर, कॉटन वार्प और वूल वेफ्ट के द्वारा जो डोमेट बैंडेज होता है। जी हाँ, डोमेट बैंडेज एक तरीके का इन इलास्टिक वाला और हैवी और फ्लिसी बैंडेज होता है जो कि कॉटन वार्प और वूल वेफ्ट के फैब्रिक से बनाया जाता है। हाइयर वूल कंटेंट होता है, लगभग 66 पॉइंट तक वूल वेफ्ट रहता है, ठीक है, और थोड़ा गर्माहट देगा, सपोर्ट देगा और प्रॉपरली बैंडेज प्रॉपर्टी के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। याद रख लेना, क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक भाई। हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी डील्स विथ, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या, हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है? एंसिलरी प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं उनकी सप्लाई, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का स्टोरेज, इन्वेंट्री, ड्रग का परचेज, क्या होगा सर? यहाँ पे सारी की सारी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे ऑल तो ऑप्शन में है नहीं, तो ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। तो सर जितने भी एंसिलरी प्रोडक्ट की सप्लाई से लेकर के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की स्टोरेज से लेकर के सारा का सारा चीज इसका राइट हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या आएगा सर? जितने भी वैक्सीन हो सकते हैं, सिरा, इंसुलिन, ब्लड प्रोडक्ट, ये सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का हाँ कोल्ड कंडीशन के हिसाब से स्टोरेज, और सर्जिकल ड्रेसिंग हुआ, सूचर, आईवी सेट, कैथरेटर, इन सब की सप्लाई भी इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल हैविंग अप टू 300 बेड? पहले ही बता दिया था कि अलग अलग बेड के हिसाब से, जैसे 50 बेड के हॉस्पिटल में 3 फार्मासिस्ट, 100 बेड के हॉस्पिटल में आपका 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड के हॉस्पिटल में 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड के हॉस्पिटल में 10 फार्मासिस्ट,
और 500 बेड के हॉस्पिटल में 15 फार्मासिस्ट चाहिए। तो सर 300 बेड के लिए आपका कितना था 10 फार्मासिस्ट बोल सकते हो। अप टू 300 बेड के हॉस्पिटल में टोटल 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे। याद रख लीजिएगा, इस टेबल से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। Which of the following is not an adhesive plaster? इनमें से कौन सा adhesive plaster नहीं है? बेलाडोना प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिंक ऑक्साइड या कैप्सिकम प्लास्टर। तो एडेसिव नहीं है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो एडेसिव वाला थोड़ी ना, उसको लगाया जाता है। बाकी बेलाडोना प्लास्टर ये भी एडेसिव में आएगा, कैप्सिकम प्लास्टर और जिंक ऑक्साइड एडेसिव प्लास्टर आएगा, ठीक है। लेकिन ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होंगे। नाइपर से 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिपोज इफ द हाइट h इज 3.3 सेंटीमीटर और जो डायमीटर होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हाइट क्या है सर 3.3 सेंटीमीटर है, यानी कि थीटा tan इनवर्स h अपॉन r, हाइट अपॉन रेडियस। हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 3.3 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो भैया क्या होगा डायमीटर। अब r रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए d/2 होता है, r इज इक्वल टू रेडियस यानी डायमीटर अपॉन 2, 9 भागे 2 करोगे 4.5 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू h की जगह 3.3 रख दो और r को कैलकुलेट किया 4.5 आ गया, 4.5 आ गया, ठीक है 4.5 आ गया। मतलब आपका इसका कैलकुलेट करना है, मतलब 3.3 सेंटीमीटर को 3.3 सेंटीमीटर को आपको 4.5 से भाग देना, तो कितना आएगा लगभग वही tan इनवर्स। इधर क्या लिख दोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.733। ये इतना आपका आता है किसके लिए, आपका जो हाइट अपॉन रेडियस। अब देखो 7.33 है, तो अगर मैं बात करता हूं थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इनवर्स करोगे टेंजेंट का इनवर्स करोगे तो भैया 36.25 के आसपास आता है ना, 36.25, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज थीटा, हाइट h 3.3, डायमीटर 9। अब डायमीटर को कन्वर्ट करने के लिए रेडियस निकालना है, तो d/2 हो जाएगा यानी 4.5। हाइट 3.5 है और डायमीटर आपका रेडियस 4.5 हो गया। रेडियस फॉर्मूले में रख दिया, इनवर्ट टेंजेंट करोगे तो भैया -0.733 का थीटा 36.25 क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, याद रख लेना। द डोज ऑफ चिल्ड्रन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। नाइपर जेई 2016 और 24 दोनों में पूछा गया है। बॉडी वेट देखिए यंग और डीलिंग फार्मूला, ये एज के बेसिस पे डोज कैलकुलेट करते हैं। यंग और कैटिजल, ये देखो कैटिजल तो बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से और ये एज के हिसाब से पूछा गया है भैया बॉडी वेट। डीलिंग फार्मूला और कैटिजल, डीलिंग तो भैया एज के हिसाब से और ये बॉडी सरफेस एरिया। बचा भैया क्लार्क फार्मूला, क्लार्क फार्मूला ये बॉडी वेट के हिसाब से, अगर बॉडी वेट किलोग्राम में दिया है तो अपॉन 70, बॉडी वेट LBS पाउंड में दिया है तो अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज कर दोगे तो यही आपका चाइल्ड डोज निकल जाएगा। तो क्लार्क फार्मूला बोल सकते हो, क्लार्क फार्मूला यहाँ पे बोला जा सकता है जी, क्लार्क फार्मूला बोल सकते हो, ठीक है। किलोग्राम के हिसाब से अपॉन 70, अगर LBS होता है पाउंड होता है तो 150 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं भैया। फ्राइड फॉर्मूला, नाइपर से 2024 का क्वेश्चन है। फ्राइड फॉर्मूला एज ऑफ ईयर, एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। नहीं, ये यंग फॉर्मूला में हमने देखा था, यंग फॉर्मूला में देखा था। एज इन चिल्ड्रन अपॉन 120, नो। चाइल्ड का एज मंथ में, जब अगर एज भैया मंथ में दिया हो तो उस समय फ्राइड फॉर्मूला लगता है। एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। चाइल्ड का एज मंथ में अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज होगा तो वो आपका फ्राइड फॉर्मूला के अंतर्गत आएगा, फ्राइड फॉर्मूला के अंतर्गत आएगा, देख सकते हो, ठीक है। चाइल्ड का जो एज होगा मंथ के हिसाब से। 1 पाउंड इज इक्वल टू, 1 पाउंड बराबर होता है 10 आउंस के, 12 आउंस, 14 आउंस या 16 आउंस। तो 1 LBS 1 पाउंड आपका लगभग 12 आउंस के बराबर होगा। ये नाइपर जेई 2023 में पूछा जा चुका है, ये देख सकते हो।
1 स्क्रैपल इज इक्वल टू 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम इज इक्वल टू 60 ग्रेन, 1 आउंस इज इक्वल टू 480 ग्रेन और 1 आउंस इज इक्वल टू 8 ड्रैकम भी होता है। और 1 पाउंड की बात करेंगे 12 आउंस होगा, 1 पाउंड 5760 ग्रेन के बराबर भी होता है अपोथेकेरीज सिस्टम के हिसाब से। 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, क्या बोला गया है, 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होगा। नाइपरजेई 2023 में 1 पाउंड आपका 450 ग्राम के बराबर होगा, 450 ग्राम के बराबर होगा 1 पाउंड। अवर प्रोसेस सिस्टम के अकॉर्डिंग 450 ग्राम, 1 आउंस 30 ग्राम, 2.2 पाउंड 1.1 किलोग्राम, यानी 2.2 पाउंड अगर है तो 1 किलोग्राम है ना। एक पाउंड का है तो भैया वो आधा किलो के समथिंग। 1 ग्राम 15 ग्रेन, 60 mg 1 ग्रेन, ऐसे करके। मिक्सचर ऑफ मेंथॉल एंड थाइमॉल, भैया मेंथॉल और थाइमॉल मिलाओगे तो यूटेक्टिक मिक्सचर बनाते हैं। और यूटेक्टिक मिक्सचर की बात करेंगे तो ये तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का पार्ट है। किस में आता है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में आएगा, फिजिकल में आएगा, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, नॉट केमिकल नॉट थेरेपेटिक, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत आएगा मेंथॉल एंड थाइमॉल। कौन सा देता है भाई, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी शो करेगा, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी मेंथॉल थाइमॉल वाटर के साथ यूटेक्टिक मिक्सचर बनाएगा, हाँ थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक। चलो नाइपरजेई 2018 का क्वेश्चन है। नाइपरजेई 2018 में क्या पूछा गया है, अमाउंट इन ml टू बी यूज ऑफ 60% एथेनॉल एंड 20% एथेनॉल टू मेक 350 ml ऑफ 40% एथेनॉल। जी हाँ, कितना अमाउंट ml में यूज करेंगे 60% एथेनॉल और 20% एथेनॉल का 350 ml ऑफ 40% एथेनॉल बनाने के लिए, ठीक है। अब मान लो 60% एथेनॉल बनाने के लिए x ml यूज कर लिया, अमाउंट ही तो पूछ रहा है, और 20% एथेनॉल अगर हमें बनाना है तो सर यहाँ पे भी आपका 350 माइनस x कर दोगे, है ना। अब एथेनॉल का अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या होगा आपका 60x, यानी आपका कह सकते हो ना 0.60x प्लस 0.20, ये आपका दोनों लिया, परसेंट ले लिया तो इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, फिर इंटू 350 माइनस x जो है उसके बराबर में किया तो 0.40 इंटू 350 ml बनाना है, 40% यानी 0.40 इंटू 350 बनाना है, ठीक है। तो अब इसको हमने सॉल्व किया, तो कितना होगा 0.60x प्लस, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या आएगा 350 इधर करोगे तो आपका प्लस 70 आ जाएगा, माइनस 0.20x इज इक्वल टू 140, इसको कैलकुलेट कर लिया, लगभग 175 के आसपास आना चाहिए, 175 और 175, ठीक है। हाँ देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे कि सर अमाउंट मान लो 60% एथेनॉल का x ml है, 20% एथेनॉल का अमाउंट 350 माइनस x ml है, तो एथेनॉल को यूज करना है तो बैलेंस के लिए मान लो 60% को 0.60x कर दिया और 20% को 0.20, 350 माइनस x 20 के लिए माना ही था, तो 40% बनाना है 350 ml, 0.40 इंटू 350, जब कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद x का अमाउंट 175, यानी 175 ml आपका 60 के लिए हुआ, 175 ml आपका 20 के लिए हुआ, दोनों मिला करके 350, 175 और 175 350 ml बनेगा, इसीलिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। What is the English meaning of the Latin medical term statin? स्टैटिन जो लैटिन मेडिकल टर्म है उसका अंग्रेजी मतलब क्या होता है, अंग्रेजी मतलब स्टैटिन मतलब ड्रॉप जब पेन सीवियर है, या स्टैटिन का मतलब होता है इमीडिएटली या बेड टाइम। तो भैया स्टैटिन की बात करेंगे दैट इज बेड टाइम पे दवा ली जाती है, तो बेड टाइम पे जब दवा ली जाती है तो वो स्टैटिन वर्ड से, यानी स्टैटिन बोले तो क्या होगा इमीडिएटली एट वंस। प्राइमो मैनो मतलब प्राइमो का मतलब है अर्ली और मैने का मतलब मॉर्निंग, प्राइमेल्यूशिया मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग इसका मतलब होता है, ओमनी मैने का मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, एवनी मैने कह सकते हो, ठीक है। और ओमनी नॉक्टे मतलब एवरी नाइट, इंटर नॉक्टे ड्यूरिंग द नाइट, नॉक्टे में एट नाइट हो जाएगा, वेस्पर का मतलब इन द इवनिंग हो जाएगा, और जेंकटेम के मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट से होगा,
सेंक्टम का मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट से होगा, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच इनकम्पेटिबिलिटी में बी करेक्टेड बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर दोगे तो कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी यहाँ से करेक्ट की जा सकती है, डिलेड, इमीडिएट या टॉलरेटेड या एडजस्टेड। तो भैया ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग करके चेंज करके हम टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी को वो कर सकते हैं, जो ड्यूरिंग द केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हमने देखा था। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी एक टॉलरेटेड वाला देखा था और एक एडजस्टेड देखा था। टॉलरेटेड आपका ये मिनिमाइज किया जा सकता है ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके सोल्यूशन का, ठीक है। और एडजस्टेड वाला अगर मैं बात करता हूं तो ये अलग अलग कह सकते हो ना, प्रिवेंट किया जा सकता है एडिशन या सब्स्टिट्यूशन करके वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को, ठीक है। चलो, टीआईडी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है 3 या 3 बार, एक दिन में 3 बार, थ्राइस अ डे। थ्राइस अ डे की बात करेंगे तो टीआईडी हो जाएगा, यानी दिन में 3 बार बोल सकते हो। ये सिग्नेचर में पेशेंट के लिए साइन में रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज फॉर द कैलकुलेटिंग द डोज ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 4 से 20। 4 से 20 साल है तो वहां पे डिलिंग फॉर्मूला लगेगा, और यंग फॉर्मूला आपके 12 साल के नीचे वालों के लिए लगता है, ठीक है। क्लार्क फॉर्मूला ये आपके कह सकते हो ना बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से। तो डिलिंग दिल्ली 20 यहाँ पे याद रख लेना, क्या होगा 4 से 20 साल के बच्चे के लिए। एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। जैसे 500 mg एडल्ट डोज है, 18 साल का बच्चा है तो 18 भागे 20 जो फार्मूले में इंटू 500, 450 mg आ जाएगा, याद रख लेना, क्वेश्चन बनेगा। 1 क्वार्ट किसके बराबर होता है, 250 ml के, 500 ml, 750 ml या 1000 ml। तो 1 क्वार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वो 1000 ml के बराबर होगा। क्वार्ट यानी कि 1000 ml, और पिंड का मतलब होता है 500 ml, फ्लूइड आउंस का मतलब 30 ml, फ्लूइड ड्रैकम आपका 4 ml, 15 मिनिम मतलब 1 ml, और 1 मिनिम मतलब 6 लीटर 6 ml। 132 पाउंड को किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कितना है 132 पाउंड। अब पाउंड यानी एलबीएस हो गया। एलबीएस में हमने क्या देखा था भाई कि 1 पाउंड किसके बराबर होगा, अगर 1 पाउंड की बात करेंगे, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4, कितना होगा 0.4535 के समथिंग होगा, बेसिकली 0.4535 और आगे 9237 ऐसे करके। अब 40, अब क्या करना भाई 40 पाउंड को, यानी अरे सॉरी 32 पाउंड को, ठीक है। अब 132, तो 132 को इससे, यानी 132 पाउंड है, इसको कैलकुलेट कर दो। इसको आपको कैलकुलेट कर देना है 132 पाउंड इंटू 0.4537। लगभग अगर मैं बात करता हूं कि सर 132 पाउंड को कैलकुलेट करोगे तो 60 किलोग्राम है ना, आधा के लगभग है, तो 60 किलोग्राम यहाँ पे हो जाएगा। कितना 60 किलोग्राम 132 पाउंड का, लगभग यही होना है, ठीक है। देख सकते हो कितना होगा, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45359237 किलोग्राम। 132 को इससे 1 पाउंड से वो उससे कैलकुलेट करोगे तो 132 इज इक्वल टू 59, यानी लगभग 60 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, 60 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। याद रख लेना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या बोला गया है, इफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.5 ml। अगर भैया सोल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 ml है और 40 ml अवेलेबल है, देन टोटल वेट सोल्यूशन की क्या होगी, ठीक है। अब देखो वेट पूछा गया है, वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू आपका ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 0.5 है और ml आपका 40 है, तो 40 का आधा करोगे 20 ग्राम, 40 का आधा करोगे तो लगभग 20 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे बोल सकते हो 40 का आधा 20 ग्राम होगा ही होगा, ठीक है, याद रख सकते हो। वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 था, वॉल्यूम 40 ml था, तो 40 गुणे 0.2 यानी आधा ही हो गया, तो आधा हो गया तो कितना हो गया भाई, आपका यहाँ पे बोल सकते हो ना जी 20 ग्राम। चले अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या होने वाला है
क्या बोला गया है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 1.4 m मोलर H2SO4, 1.2 m H2SO4 का अगर मैं बात करता हूं नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अब यहां पे बात किया गया कि सर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कितना है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला m इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। नॉर्मेलिटी के लिए क्या होगा, m इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कितने मोलर है भाई, 1.4, 1.4 वो है आपका 2 है, 14 दुनिया 28, 14 दुनिया 28 मतलब 2.8 नॉर्मल, 2.8 नॉर्मल ऐसा बोल सकते हो, हाँ जी बोल सकते हो। देखो कितना है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, डाइप्रोटिक है यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 होंगे और मोलरिटी यम 1.4 मोलर दिया है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मोलरिटी मोल्स या मोलरिटी इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स m यानी 1.4 m को 2 से कैलकुलेट किया, 2.8 नॉर्मल आ गया, ठीक है। सो ये रहे भाई डिस्पेंसिंग हॉस्पिटल फार्मेसी के क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर 1 का। अब हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी का आप लोगों को पार्ट नंबर 2 वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसी प्रकार के नाइपर 360 के वीडियो हमारे चैनल पे देखते रहिएगा। कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आए होंगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।